गाइस व्हाट्स अप नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस वीडियो में हम लोग बाकी बची हुई कंसंट्रेशन टर्म जो लास्ट वीडियो में रह गई थी उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एंड एनरोल जरूर कीजिए फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। हमारा जो वीडियो रहेगा वो बाकी बची हुई टर्म्स का रहेगा, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट से हम लोग शुरू करेंगे और पीपीएम तक उसको खत्म कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, फर्स्ट टर्म जो आज के वीडियो का, लेकिन ये टोटल टर्म्स में फिफ्थ टर्म है हमारे लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पता होना चाहिए परसेंट वेट बाय वेट का सेंस क्या है। परसेंट वेट बाय वेट का सेंस है परसेंट मतलब 100 के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। तो आप जरा सोचिए, दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट इन परसेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। परसेंट मतलब पर 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मतलब हर 100 ग्राम में सोल्यूट का वेट कितना है उसको हम लोग यहाँ पर परसेंट वेट बाय वेट बोलते हैं। जरा उसको ढंग से डिफाइन करें तो मतलब क्या निकलता है, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड दोज मस्ट बी इन ग्राम, दोनों ग्राम में होने चाहिए। और ये जो क्वांटिटी होती है वो यूनिटलेस होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर वेट पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पर जब भी आप अगर आपको हाइपोथेटिकली कोई मानना हो, सपोज यहाँ पर, क्योंकि कई बार डेटा सिर्फ परसेंटेज में दे दिया जाता है, कहता है कि ना 4% वेट बाय वेट आपके पास सॉल्यूशन है, तो आप सोचिए उस केस में क्या करोगे। तो उस केस में आपको सॉल्यूशन का वेट मान लेना है 100 ग्राम, आसान बनाने के लिए। तो आप जब इसको 100 ग्राम मानोगे तो जो भी 4 दिया होगा या 5 दिया होगा परसेंटेज में, वो सीधे 4 ग्राम सोल्यूट का वेट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि जब आपको मान लो कि सीधे परसेंट वेट बाय वेट का टोटल आपको वैल्यू ही गिवन है, जैसे कि 4%, 3%, व्हाटएवर, तो उस केस में क्या होगा, आपको सॉल्यूशन का वेट मानना पड़ेगा और आप 100 ग्राम मानेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपको 100 ग्राम मान के ही आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही है आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है, टर्म नंबर 6, दैट इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। नाउ वेट बाय वॉल्यूम, नीचे जो भी आएगा वो सॉल्यूशन का होगा, यहाँ पर फिक्स है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखिए, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट दैट मस्ट बी इन ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी इन एमएल। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, इनटू 100। तो यहाँ पर परसेंट का मतलब क्या हो गया कि हर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना वेट है सोल्यूट का ग्राम के अंदर, दैट इज कोल्ड व्हाट, दैट इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें भी अगर मान लो आपको डेटा सीधा गिवन हो तो आप क्या करोगे इसके अंदर, इसमें भी आप लोग क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो है उसको 100 मान लो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो जो भी डेटा आपको गिवन हो, जैसे मान लो वो कह देता है कि 4 या 5% वेट बाय वॉल्यूम है, तो आप वॉल्यूम मान लो सॉल्यूशन का 100 ml, ये मैंने मेंशन भी किया नीचे, 100 ml मान लो, तो जो भी आपको 5% दिया है वो सीधे सीधे न्यूमिनेटर में, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट सीधे कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। तो 100 ml में 5 ग्राम, नीचे आप डिनोमिनेटर में जब भी आप 100 मान लेते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 है, तो 100 मान लेते हो तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो जो भी डेटा आएगा वो सीधे न्यूमिनेटर के इक्वल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है क्वेश्चन में, आसान बनाने को, आसान हो जाते हैं इससे आपके जो क्वेश्चन है वो। तो चलिए ये हुआ हमारा फिफ्थ और सिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं लेकिन पता होना चाहिए, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो भी वैसा ही है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ये तब इस्तेमाल करते हैं जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि इथेनॉल प्लस वाटर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोज मस्ट बी इन एमएल इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें भी आपको जो डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम है वो कितना मान लेना, अगर सीधे दिया हुआ है तो 100 ml, जिससे चीजें और आसान हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है। सीधे दिए होंगे तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं और कुछ नहीं। अब जो अगली टर्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन काफी बार स्टेट लेवल में, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज ग्राम पर लीटर फॉर एनी सॉल्यूशन। अब देखिए ग्राम पर लीटर का मतलब वेट बाय वॉल्यूम ही तो हुआ। अब कई बार बोलते हैं स्टूडेंट की ये वेट बाय वॉल्यूम ये वाला और स्ट्रेंथ में फिर फर्क क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो वेट बाय वॉल्यूम आपने लिया है उसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में लिया आपने, एमएल में, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि स्ट्रेंथ में आप वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में आपके पास ग्राम कितने हैं सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ।
नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब फर्क रखिएगा समझ में कि स्ट्रेंथ होता क्या है। स्ट्रेंथ और वेट बाई वॉल्यूम में फर्क है। वेट बाई वॉल्यूम में वॉल्यूम ml में होता था, जबकि स्ट्रेंथ में जो वॉल्यूम लेते हो वो लीटर में, पर लीटर चेक करते हो आप, पर लीटर सोल्यूट का वेट कितना है उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अगर स्ट्रेंथ का मतलब ग्राम पर लीटर होता है, नाउ दिस इज लीटर नॉट ml। अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ग्राम पर लीटर होता है तो इसका मतलब मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में कुछ रिलेशन बन सकता है। ऐसा क्यों, जरा चेक कीजिए। मोलैरिटी क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें पता है कि वेट पर वॉल्यूम इन लीटर ये किसके इक्वल होती है, स्ट्रेंथ के होता है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ पर मोलर मास। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ पर मोलर मास। तो यहाँ से स्ट्रेंथ निकाल सकते हो आप। तो ये रिलेशन पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। कई बार आपको स्ट्रेंथ दे देता है, आपको मोलैरिटी चाहिए होती है, या फिर मोलैरिटी दे देता है स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो दोनों वे में आपको मदद करता है ये। और यहाँ पर ये बनेगा कैसे, दैट इज स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है गाइस। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारे लिए स्ट्रेंथ। अब एक और नया टर्म है जिसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। ये फॉर्मेलिटी वाला टर्म सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ने को मिलता है आपको, क्योंकि 12th में ही आता है। अब फॉर्मेलिटी, अब आपने ऐसे ऐसे मिलते जुलते नाम वाले और भी चीजें पढ़ी है, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। नाउ दिस इज साउंड्स लाइक सेम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, तो आप खुद सोचिए। अगर आपने मोलैरिटी पढ़ा तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। को लिखते हैं कैसे, मोलैरिटी को लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मोलैरिटी के केस में होता था मोलर मास, याद करो, लेकिन फॉर्मेलिटी के केस में होगा फॉर्मूला मास। सिर्फ यही फर्क है, बाकी सब चीजें सिमिलर हैं। यहाँ पर W सोल्यूट का वेट है, VL यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर मोलर मास नहीं है, फॉर्मूला मास है फॉर्मेलिटी के अंदर। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर फॉर्मूला मास आपको लिखना होता है बजाय मोलर मास के। अब फॉर्मूला मास क्या होता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो भी मास आता है उसको फॉर्मूला मास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत इजी है, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। तो इसका मतलब फॉर्मेलिटी आप कैसे निकालते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपको दे दिया CH3COOH, ये आपका मान लो कि सोल्यूट है। अब सोचो CH3COOH में अगर आपको फॉर्मूला मास निकालना है तो उसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला यानी कि उसको जनरलाइज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से इसको चेक करो। अब निकालते कैसे हैं, सिंपल बेसिस जरा सोचो। CH3COOH में ये इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा तो कोई और चीज है ही नहीं इसके अंदर। बताओ कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब खुद सोचिए कि यहाँ पर आप 2 4 2 को आप क्या कर सकते हो, क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर दूं सबको तो इंपीरिकल यानी कि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा 1 2 1। बस आपको जब अगर कोई एटम 1 पर आ गया तो मतलब वो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके नीचे आप इस पे किस पे चले जाओगे, फ्रैक्शन में चले जाओगे, वो नहीं करना आपको। तो 1 2 1 सिंप्लीफाई हो गया, इसी को इंपीरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। और इंपीरिकल फॉर्मूला के मास को हम लोग जनरली फॉर्मूला मास कहते हैं। सिंपल रेशो निकाल लो और उसका मास निकाल लो। अब आप जरा सोचो कि आप यहाँ पर कार्बन कितने, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, जो इसका मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 30। वैसे भी आपने अगर आप 2 इंटीजर से डिवाइड किया तो इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दो, आपको इसका फॉर्मूला मास मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर CH3COOH का मोलर मास निकालो तो 60 आता है। अगर इसका EM यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालो तो वो भी 60 आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि CH3COOH जो है एक एसिड है और एक ही H+ आयन देता है। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो 60 इंटू 1 दैट इज 60। और लेकिन फॉर्मूला मास क्या आता है उसका, 30। वो 30 कैसे आया वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास निकालते हैं। बस आपको वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो करना होता है। तो फॉर्मूला मास अगर आपको निकालना आ गया तो खत्म बात, उसमें करना कुछ नहीं होता। जो भी सोल्यूट है उसको सिंप्लीफाई कर दो, उनके नंबर ऑफ एटम्स को सिंप्लीफाई करो, जितने से डिवाइड कर सकते हो कर लो। बस उसके बाद जो मास आएगा उसको फॉर्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट स्लाइड है हमारा, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म रह गया, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। सबसे पहले ppm को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए पार्ट पर मिलियन को इस्तेमाल किया जाता है ऐसी जगह पे जहां पर सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो।
बहुत ही ज़्यादा कम हो वहाँ पर पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ सालों पहले मैगी का एक केस हो गया था, जिसके अंदर मैगी में एक पर्टिकुलर केमिकल था जिसकी मात्रा ज़्यादा थी, और आपने अगर न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़े हो तो उसकी जो क्वांटिटी थी वो पीपीएम में दी हुई थी। कहते हैं कि जो वो पर्टिकुलर केमिकल की जो क्वांटिटी वो 2.5 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि मैगी ने कहते हैं ऐसा कि मैगी ने कुछ ज़्यादा डाल के रखा हुआ था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो पीपीएम का मतलब आप जरा समझे, अगर आप घर में चाय बना रहे हैं या फिर दूध बनाते हैं, तो आप दूध गर्म करती है मम्मी, तो उसमें इलायची कितना डालते हो आप जरा सोचो। इलायची एक दो दाने मुश्किल से डालते हो। खीर बनाते हो तो आप केसर कितनी डालते हो, बहुत ही कम, एक दो दाने ही डालते हो। तो इसका मतलब ऐसी सोल्यूट जो कि जिसकी क्वांटिटी एज कंपेयर टू अदर सोल्यूट और एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा कम होती है, उसको हम लोग पीपीएम से, पार्ट पर मिलियन से उसको सोल्व करते हैं। मतलब मिलियन मिलियन में कितनी होगी, पहले पर सेंट थी यानी 100 में कंपैरिजन करते थे, अभी 10⁻⁶ में कंपैरिजन करते हैं। पार्ट पर सेंट अभी करके आए हो, परसेंट वेट बाय वेट करे थे ना, तो वो क्या है 10⁻² से कंपैरिजन होता था, यहाँ पर मिलियन यानी 10⁻6 से कंपैरिजन होगा, तो फर्क कुछ नहीं है। आप जरा ध्यान से चेक करो। तो यहाँ पर पीपीएम वेट बाय वेट, इसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यूज वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम होती है। तो तीन तरह से कैसे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीन। लेकिन मैं यहाँ पर दो बता रहा हूँ क्योंकि तीसरे वाली रेयरली इस्तेमाल करते हैं। सो पीपीएम वेट बाय वेट क्या होगा, आप सोचिए, यहाँ पर अगर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हो तो क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, इनटू क्या करते हैं 100। अब परसेंट की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पीपीएम, तो पीपीएम क्या, अगर पार्ट पर मिलियन यानी कि 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, जहां आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, सिंपल। इससे आसान तो क्या होगा। सो पीपीएम वेट बाय वेट को कैसे लिखते हैं, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। जहां पर आप 100 लिखते थे वहां पर 10⁻6 लिखते हो, बहुत आसान है। ये आपका पीपीएम वाला यानी कि पार्ट पर मिलियन वाला टर्म भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी ओवर होती है। इसके बाद हम मेन टॉपिक्स पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग गैस की सोलिबिलिटी, उसके बाद हेनरी रोल्ट लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 से, ठीक है। सो गाइज प्लीज 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 आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट है जिनको जरूरत है चैप्टर्स को समझने की, वो अपने इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सो उनको हेल्प मिले और साथ में हम लोगों को भी बूस्ट मिले, ताकि हमारे हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना अप्रिसिएशन मिलता है गाइज, सो इतना सपोर्ट भी मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमें फॉलो ज़रूर करें ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ जाते जाते आप फॉलो ज़रूर करके जाइए। थैंक यू सो मच गाइज। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू।